नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय में पाठ 1 में विभिन्न प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं उनको हम परिभाषित कर चुके हैं। उनके लिए मात्रक और विमाएं सभी 1 बाय 1 करके हम ज्ञात कर चुके हैं। तो आपका उद्देश्य ये रहता है कि जितनी भी भौतिक राशियां हमने पढ़ी हैं उनको क्रमवार लिखते हुए उनके मात्रक और विमा आपको अच्छे तरीके से याद भी होने चाहिए और आपको निकालने भी आने चाहिए, क्योंकि मात्रक और विमाएं आपके फिजिक्स के अंदर सबसे बेसिक पार्ट है। क्योंकि मात्रक और विमाओं से ही सारे न्यूमेरिकल्स, आपके टॉपिक्स या कोई भी आपका डेरिवेशन होगा तो उसमें आपके फॉर्मूलाज बहुत मेन इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको सभी भौतिक राशियों को समझना आना चाहिए, उनके मात्रक और विमाएं भी आपको आने चाहिए। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और मात्रक पद्धति पढ़ने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो भौतिक राशियों की विमाएं हमने ज्ञात की थी उन विमा या विमीय समीकरणों के हमारे लिए क्या उपयोग हैं उनको हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्रक पद्धति कितने प्रकार की होती है। आइए शुरू करते हैं। मात्रक पद्धति। आपको पता है कोई भी भौतिक राशि होती है, सबसे पहले हम उसको परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के बाद में हम उसको क्या देते हैं, नोटेशन देते हैं। नोटेशन देने के बाद में हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद में हमें उसका मात्रक और मात्रक के बाद में उसकी विमा, ये सब हमें क्रम से याद होना चाहिए और निकालना भी आना चाहिए। तो मात्रक पद्धति कितने प्रकार की होती है? मात्रक पद्धति 3 प्रकार की होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से कंसल्ट कर लेते हैं मात्रक पद्धतियों के प्रकार। सबसे पहले है MKS पद्धति, उसके बाद में है CGS पद्धति और उसके बाद में है FPS पद्धति। ये सारी चीज़ें आप लगभग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में नहीं था, 9th क्लास में ये चीज़ें आपको पढ़ने में आई होगी फिजिक्स के अंतर्गत। अब देखते हैं यहाँ पे MKS का मतलब क्या है। MKS में जो M है वह है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब है सेकंड। इसी प्रकार CGS पद्धति में C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और S का मतलब है सेकंड। इसी प्रकार यहाँ पर F का मतलब है फुट, P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है सेकंड। इसका मतलब आप देख रहे हैं, जब आप MKS पद्धति में कार्य करेंगे तो आपकी जो लंबाई है वो मीटर में मापी जाएगी, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। इसी प्रकार जब आप CGS पद्धति में काम कर रहे हैं तो लंबाई सेंटीमीटर में, जो आपका द्रव्यमान है वो ग्राम में और जो आपका समय है वो सेकंड में। जब आप FPS पद्धति में कार्य कर रहे हैं तो आपकी लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में नापा जाएगा। ये सब आपको पता है। यहाँ पे पाउंड जो वर्ड है ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। जब आप बेकरी पे केक वगैरह लेने जाते हैं, बेकरी के सिस्टम होते हैं जो केक होता है, तो उसका जो वज़न है वो हम किस में मेज़र करते हैं, पाउंड में। तब वो दुकान वाला हमें पूछता है कि 1 पाउंड का या 2 पाउंड का, तब ये वर्ड हमें सुनने में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो MKS, CGS एंड FPS ये हमारे 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक मात्रक पद्धति और है जिसे हम कहते हैं SI मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। इसके बारे में मैं आपको पहले कक्षा में बता चुका हूं। हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, वह सिस्टम इंटरनेशनल है और वह MKS सिस्टम का ही एक एडवांस रूप है।
इसी का ही एक भाग है एसआई सिस्टम। तो एमके सिस्टम का ही एडवांस जो रूप है वो एसआई सिस्टम है, इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ये भी एक मात्रक पद्धति है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ बल, तो मैंने आपको बल का जो फॉर्मूला बताया था F = ma था। तो F का जो नॉर्मल मात्रक होता है वह कितना होता है, F = ma से m kg में और a त्वरण मीटर/सेकंड²। तो किलोग्राम इंटू मीटर/सेकंड², ये बल का क्या हो जाएगा, नॉर्मल मात्रक हो जाएगा एमके सिस्टम में। लेकिन इसको एसआई सिस्टम में हम क्या कहेंगे, न्यूटन। तो बल का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन है। उसी प्रकार ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। इस प्रकार से आप एसआई मात्रक को भी समझ सकते हैं, थोड़ा आप बुक से भी इसको पढ़ना। तो हमारी मात्रक पद्धतियां हो गई हैं। अब मात्रक पद्धतियां होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा विमीय सूत्र था या विमीय समीकरण थी उसका उपयोग हमें कहाँ लेना है। तो आज आपका लगभग यही होमवर्क रहेगा कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी आपकी भौतिक राशियां हैं, लगभग 50 के लगभग हो सकती हैं, 80 के लगभग हो सकती है, लेकिन इतनी अभी नहीं करनी है। 12th की छोड़ते हुए आपको केवल 11th क्लास में जो स्टार्टिंग वाली जो 35 या 30 से 35 भौतिक राशियां हैं, उनके सभी के फॉर्मूले, मात्रक और विमा आपको अच्छे तरीके से याद भी होनी चाहिए और निकालनी भी आनी चाहिए। जिसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि केवल 2 ही भौतिक राशियां हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, उनकी विमा। और उनकी विमाएं सबसे पहले मैंने एक तो बताई थी आपको बल की F की, और एक मैंने बताई थी ऊर्जा की, एनर्जी की। बल और ऊर्जा। आपको पता है बल की मैंने क्या बताई थी आपको, m1 L1 T-2। और ऊर्जा चाहे कोई सी भी हो, ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, इसका मैंने बताया था m1 L2 T-2। क्योंकि लगभग आपके सभी भौतिक राशियों में ये आपके उपयोग में आएगी। इनकी सहायता से आप अन्य भौतिक राशियों को की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 1 -2 ये जो चीज़ है इनको बोलते हैं भौतिक राशि की विमा। जबकि ये जो ब्रैकेट में जो टर्म हमने लिखी है इसको बोलते हैं विमीय सूत्र। और जब हम इसको पूरा ऐसे कंप्लीट लिखते हैं F = this एंड E = this ब्रैकेट में, इसको हम कहते हैं विमीय समीकरण। क्या कहते हैं, विमीय समीकरण। आपको कंटिन्यू क्लास लेनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये फिजिक्स का सबसे बेसिक और मेन पार्ट है। अगर ये छूट गया तो आगे हमेशा ही आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको फर्स्ट लेक्चर से ये चीज़ आपको ढंग से देखनी है, बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ये चीज़ छूट गई तो आपके आगे समस्या होने वाली है। तो आप इसको गौर से और समझ के ढंग से करें। तो ये ऊपर वाली टर्म्स तो हैं विमा भौतिक राशि की, और ये जो हमने ब्रैकेट में टर्म्स कंप्लीट लिखी है इनको कहते हैं विमीय सूत्र। और जब हम कंप्लीट ऐसे लिख देंगे इसको F = this, इसको बोलेंगे विमीय समीकरण। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, विमीय समीकरण के उपयोग क्या हैं। विमीय समीकरण के उपयोग, ये आज हमारा उद्देश्य या प्रकरण रहेगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उपयोग में हम देखते हैं सूत्रों के सत्यता की जांच। सूत्रों के सत्यता की जांच। आपने देखा होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में आपके फिजिक्स के पार्ट में बहुत सारे फॉर्मूलाज थे। उस समय शायद यह भी बोल दिया जाता होगा कि आपको ये सूत्र है याद करना है तो याद करना ही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्योंकि कोई भी जब सूत्र का निगमन होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। मैंने आपको पहले की कक्षा में बताया भी था कि सबसे पहले कोई एक्सपेरिमेंट होता है अलग अलग परिस्थितियों में, स्थितियों में। उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट होने के बाद में उसके डाटा कलेक्ट होते हैं। जब उसके डाटा कलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन्हीं विमीय सूत्रों के आधार पर या उनके उपयोग के आधार पर हम क्या करेंगे, एक सूत्र का व्युत्पत्ति करेंगे। अब उस सूत्र को हम सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से पुष्टि करेंगे कि दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं क्या।
अगर प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप से रिजल्ट सेम आ रहा है प्रयोग का, तब हम कहेंगे वो सूत्र वेरीफाई है, और वीमीय विधि से भी हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे, तभी वो वेरीफाइड होगा फॉर्मूला, तभी उसको पेटेंट मिलेगा, और तभी वो फॉर्मूला आगे बुक्स में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज जितने भी हमारे भौतिक के सूत्र हैं उनके सत्यता की जांच करेंगे कि वो सही हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं। जैसे आपने गति की समीकरणें पढ़ी होगी 9वीं क्लास में, सारा 9th का ही पार्ट ले रहे हैं अभी ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। सबसे पहले समीकरण थी, आपको याद होगा, v बराबर u प्लस ए टी। ये आपने पढ़ी होगी गति की समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। अब आपको हमने कहा कि आपको याद करना है तो याद करना है, और शायद आपने इसका निगमन भी किया होगा, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में था, तब आपने इसको प्रूव भी किया था कि ये सूत्र ऐसे ही होगा और किस प्रकार से डिराइव किया जाएगा। अब हमें देखना है कि ये सूत्र सही है या नहीं है, तो वीमीय समीकरण का उपयोग करते हुए हम इसकी जांच करेंगे। कैसे? यहाँ पर v क्या चीज़ है, प्रारंभिक वेग। यहाँ u क्या चीज़ है, v तो है अंतिम वेग, और u क्या चीज़ है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। यहाँ पर a क्या चीज़ है, त्वरण, और t क्या चीज़ है यहाँ पर, समय। ठीक है, यहाँ पर समय। अगर ये विमीय सूत्र सही है तो इसके बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष के पदों की विमा के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आती है तो सूत्र गलत है, और बराबर आती है तो सूत्र सही है। चलो देखते हैं वेग। अब आपको मैंने वेग की विमा निकलवाई थी, जरा यहाँ पे साइड में देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो v इज इक्वल टू क्या था, x अपॉन टी था, तो मीटर पर सेकंड हो गया, x मीटर में, और टाइम कितना होगा, सेकंड में। तो वेग का जो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यदि इसकी सहायता से मैं विमा निकालूं तो यहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं, एम एल एन टी, एम एल टी। यहां पर द्रव्यमान नहीं है तो पावन कितनी लगा देते हैं, 0। मीटर लेंथ का एक फैक्टर है तो L1, टाइम ऊपर जाके माइनस टी तो t माइनस 1। ये वेग की विमा हो गई। इसी प्रकार अब वेग कोई सा भी हो, प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, दोनों की विमा सेम रहेगी। देन m0, L1 और t माइनस 1, ये तो सेम आ गया। प्लस अब यहाँ पे दो भौतिक राशियों का मल्टीपल है, तो सबसे पहले त्वरण की विमा देखेंगे। त्वरण की विमा कितनी आएगी, सबसे पहले टाइम की देख लेते हैं। टाइम की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर t1 लगा देते हैं, दैट इज t1। और अगर a की देखें तो a का जो फॉर्मूला था यहीं पर कर देते हैं, a इज इक्वल टू था v बाई टी। तो मीटर पर सेकंड और सेकंड, मीटर पर सेकंड और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया किसका, त्वरण का। ये सब आपको करवाया हुआ है, बुक की सहायता से भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहां पर एम एल टी, द्रव्यमान 0, L1 और t कितना हो जाएगा, -2। तो ये दोनों तो सेम है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है t की पावर -2 और t की पावर 1, जब -2 में से 1 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे t की पावर -1 ही बचेगा। तो यहाँ पर अगला पद कितना आएगा, m0, L1 और t -1। इसका मतलब L1t -1, L1t -1 एंड L1t -1। इसका मतलब ये जो v बराबर u प्लस ए टी है, ये सूत्र एक वैलिड सूत्र है और यह एकदम क्या है, सही है। हमने विमीय समीकरणों या विमीय सूत्रों की सहायता से इसको प्रूफ किया है। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगली समीकरण देखते हैं, सेकंड समीकरण। ये देख लेते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे 3 समीकरण है, 2 मैं करवा देता हूं, एक आप घर पे सॉल्व करना। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखते हैं ये सूत्र सही है या नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए S क्या चीज़ है, यहाँ पर दूरी। तो दूरी का जब विमीय सूत्र आप लिखेंगे यहाँ पर, तो इसमें तो क्या केवल क्या आएगा, एम एल टी
टाइम 0, द्रव्यमान 0 और L की पावर कितनी आ जाएगी 1। तो इस साइड में सॉल्व करते हैं। U क्या चीज़ है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग की विमा कितनी होगी? अभी अभी निकाली थी, सीधा लिख देते हैं। m 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। L1 और t-1 ये प्रारंभिक वेग की होगी। अगला देखते हैं t टाइम, तो टाइम की कितनी हो जाएगी? t1, ठीक है, प्लस 1/2 एक संख्या है तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, त्वरण की लिख लेते हैं। त्वरण की विमा कितनी है? त्वरण की होगी L1 t-2। अभी अभी निकाली थी आपने L1 t-2। आप बार बार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। और टाइम की कितनी हो जाएगी? t, और पावर कितनी है? 2, तो यहां पर लगा देते हैं 2। अब जरा गौर करके देखते हैं, यहां पर L1 है तो यहां पर भी L1 और L1 आना चाहिए। तो देखते हैं कि t की पावर 1 और t की पावर -1 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास केवल क्या बचेगा? L1। इधर भी हमारे पास क्या है? L1, 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 ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस t की पावर 2 और t की पावर -2 0। तो यहां पर हमारे पास फिर से क्या बच जाएगा? L1। इसका मतलब दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा का जो मान है वो समान आ रहा है, अर्थात S = ut + ½ at², जो न्यूटन की गति की समीकरण है वो एकदम क्या है? वैलिड है। आप इसे नोट कर सकते हैं। हम अगला जो फॉर्मूला उठा रहे हैं हमारा सत्यता की जांच में, वो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी = पोटेंशियल एनर्जी = ये लिख देते हैं। एनर्जी पोटेंशियल है और काइनेटिक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, सारा 9th क्लास का ही पोर्शन मैं यहां पर ले रहा हूं। तो 1/2 mv² और mgh ये दोनों बराबर आनी चाहिए। और साथ में ये भी पता है आपको, एनर्जी की मैंने अभी अभी आपको बताई थी कितनी होती है? m1l2 t-2। तो m1l2 t-2 ये आपकी विमा हो गई। तो जब आपको 1/2 mv² को आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। 1/2 एक आंकिक मान है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। अगर द्रव्यमान की देखें तो द्रव्यमान की विमा होगी m1। वेग की विमा अभी आपने निकाली थी कितनी? L1 t-1, L1 t-1, ऊपर स्क्वायर कर देंगे, = द्रव्यमान में कितना होगा? पावर 1, दैट इज m1। g क्या चीज है? गुरुत्वीय त्वरण। अब आपको पता है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और त्वरण की विमा अभी अभी आपने देखी थी कितनी होती है? L1 t-2, L1 t-2। और यहाँ पे जो h है वो क्या चीज़ है? हाइट। और हाइट क्या चीज़ होती है? एक प्रकार की लेंथ ही है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? L1। तो द्रव्यमान की m1, वेग की L1 t-1, और ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। m1 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, त्वरण की L1 t-2, और h की कितनी हो जाएगी? हाइट L1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? m1 L, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर -2, तो m1 L2 t-2। जरा मैच करके देखिए, m1 L2 t-2 आगे = यहाँ पर है m1 और L1 L1 L2 और t-2, तो यहाँ पर भी कितनी आ गई है? m1 L2 t-2। तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के बराबर है। तो दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा बराबर है, अर्थात दोनों ही सूत्र वैलिड हैं, 1/2 mv² और mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और ये काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था।
हम आज ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो विमीय समीकरण के दृष्टि से सही है या नहीं। ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल और लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप बुक की सहायता से या गाइड की सहायता से अन्य एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना, क्योंकि तरीका सब में एक ही है। आपको केवल मात्रक और विमाओं का पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। वेग की विमा L1 अभी बताई थी आपको, L1 t-1 और पावर कितनी लगेगी 2। वेग की विमा प्रारंभिक वेग की L1 t-2 t-1 पावर कितनी लगेगी 2 प्लस 2 की कोई विमा नहीं होगी। त्वरण की कितनी हो जाएगी L1 t-2 और s दूरी है, दूरी के लिए हम क्या लगाएंगे L1। तो यहां पर कितनी हो जाएगी L2 और t-2 L2 और t-2। यहां पर देखते हैं L2 और t-2 L2 और t-2 ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, प्लस L1 और L1 L2 और यहाँ पर t-2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण और s डिस्टेंस है। तो दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा दोनों क्या रही है सेम। इसका मतलब ये सूत्र एकदम वैलिड है। तो अभी तक हमने 3 न्यूटन की समीकरणें देखी और एक एनर्जी का फॉर्मूला देखा। तो इन चारों एग्जाम्पल में आपको ये पता चला कि ये चारों ही फॉर्मूले एकदम वैलिड हैं, सही है, और उनके सत्यता की जांच आपने विमीय समीकरण की सहायता से की, या विमीय समीकरण बोल दो या विमीय सूत्र बोल दो, एक ही बात है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि विमीय सूत्र या विमीय समीकरण भौतिक राशियों की ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बिना आप आगे फिजिक्स में बढ़ ही नहीं सकते। ये आपके बैकबोन ऑफ फिजिक्स है, रीढ़ की हड्डी है फिजिक्स की। तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए और सूत्र और मात्रक याद होने चाहिए। आगे देखते हैं। अब हम विमीय समीकरण का एक और उपयोग देखते हैं आज की क्लास में। आपको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाना है। एक मात्रक पद्धति से ट्रांसफॉर्म करना है आपको दूसरी मात्रक पद्धति में। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे समझेंगे इसको? जैसे मेरे पास कोई भौतिक राशि की वैल्यू है एमकेएस सिस्टम में, तो आपको सीजीएस सिस्टम में जाना है। आपके पास सीजीएस में उसकी वैल्यू है तो आपको एमकेएस में जाना है। जैसे हम ऐसे कहते भी हैं कि जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। किलोमीटर ना लेके हम सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एमकेएस में हम मीटर में मेज़र करते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो ये हम लिख रहे हैं वो कौन सी भौतिक राशि के लिए लिख रहे हैं, लंबाई के लिए। ये आपको पता है, ये आपको पता है लंबाई के लिए। अब एक उसका क्या हो जाएगा आंकिक मान, मैंने आपको बताया भी था। आपको एक एक चीज़ को गहराई से पढ़ना पड़ेगा साइंस के अंदर, कहीं पर कोई चीज़ काम में आ जाएगी। यहाँ पर एक उसका आंकिक मान है पहली मात्रक पद्धति में, तो इसको मैं लिखूंगा n1। यहाँ पर जो 100 है वो दूसरी मात्रक पद्धति, पहली मात्रक पद्धति मीटर अर्थात ये एमकेएस में है, दूसरी मात्रक पद्धति क्या चीज़ है सेंटीमीटर अर्थात ये इसमें सीजीएस में। तो ये जो 100 है वो उसका आंकिक मान है कितना है n2। थोड़ा सा फिर से देखते हैं।
लंबाई भौतिक राशि के दो मान है, एक तो मीटर में और सेंटीमीटर में। चाहे 1 मीटर बोल दो चाहे 100 सेंटीमीटर बोल दो, बात बराबर ही है। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो या सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो, तब हम विमीय समीकरणों का उपयोग कैसे करेंगे, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो जब आपका मीटर है तो एम के सिस्टम होगा। तो एम के सिस्टम में जो आंकिक मान है वो कितना है, n1। और जो सेंटीमीटर है वो हमारा कौन सा है, CGS पद्धति, और CGS पद्धति में उसका आंकिक मान कितना है, n2। यहां पर जो मीटर है वो आपकी पहली मात्रक पद्धति है, तो इसको मैं नाम दूंगा U1, और सेंटीमीटर जो आपकी है दूसरी मात्रक पद्धति, तो यहां पर मैं इसको मान दूंगा U2। तो आपको याद आ गया होगा, NU का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, N1 U1 और यहाँ पे N2 U2 बराबर। यहाँ पर लेंथ क्या चीज़ है, भौतिक राशि। इस भौतिक राशि को मैं कितना मान लेता हूँ, Q। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 U2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बनेगी, इसको आप देखिए, Q इज इक्वल टू N1 U1 N2 U2। किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए आपको यह बताया गया था कि एक तो उसका चाहिए आंकिक मान और एक चाहिए उसके लिए मात्रक पद्धति। तो ये दोनों हैं अपने पास में, ये पहले मात्रक पद्धति में और ये दूसरी मात्रक पद्धति में। तो Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। U मात्रक पद्धति है और N1 और N2 उस मात्रक पद्धति में उस भौतिक राशि का क्या है, आंकिक मान। अब हमें क्या करना है कि जैसे एक मात्रक पद्धति में उसका मान पता है, जैसे लंबाई का मान मेरे को पता है कि 1 है, उस भौतिक राशि का आंकिक मान, जैसे मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मेज़र किया तो वो 1 मीटर है, लगभग कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। तो 1 उसका आंकिक मान है। तो विमीय समीकरणों की सहायता से मैं ये 100 मान ज्ञात कर सकता हूँ। ये 100 वहीं से ही आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर N1 1, N2 100 मात्रक पद्धतियों के आंकिक मान, और m और जो सेंटीमीटर है, मीटर और सेंटीमीटर है, वो मात्रक पद्धतियां हैं। तो Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 आपके पास एक समीकरण या इक्वेशन बन गई है। इसको आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है कि कौन सा पद यहाँ पर क्या चीज़ है। आगे एक गौर करने वाली बात है, जब मात्रक पद्धति बड़ी है तब आंकिक मान छोटा है, और जब मात्रक पद्धति छोटी है तो आंकिक मान बड़ा है। देखिए यहाँ पे आंकिक मान 1 है, यहाँ पर कितना है, 100। यहाँ पर मात्रक पद्धति बड़ी है तो यहाँ पर मात्रक पद्धति छोटी। इसका मतलब जो n है वो u के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ, n इज व्युत्क्रमानुपाती क्या है, u। अर्थात मात्रक पद्धति बड़ी होगी तो आंकिक मान छोटा होगा, और मात्रक पद्धति छोटी होगी तो आंकिक मान क्या होगा, बड़ा। इसको आप दिमाग में सेट कीजिए। Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इस समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे, आगे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान को ज्ञात करेंगे। N1 का मान पता है तो N2 ज्ञात करेंगे, और N2 का मान पता है तो N1 को ज्ञात करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक न्यूटन बल में रिक्त स्थान डायन होते हैं। डायन, ये आपको देखना है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि एक न्यूटन बल में कितने डायन होते हैं। अब यहां पर देखते हैं एक क्या चीज है। सबसे पहले भौतिक राशि क्या है, बल, और उस भौतिक राशि का जो MKS में मात्रक है या जो SI मात्रक है, आपको पता है कि जो MKS मात्रक है वो न्यूटन है, किसका, बल का, और MK सिस्टम में आपको इसका आंकिक मान पता है। तो आपको ये पता चल गया कि जो आपकी भौतिक राशि तो बल है, और ये कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम है, और इसका आंकिक मान कितना है, N1। सेकंड, यहां पर जो डाइन है
ये आपके बल का सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक। तो आपको यहां पर N1 की वैल्यू पता है 1, तो यहां पर आपको N2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये आपका उद्देश्य है। कुछ आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा कि 1 न्यूटन बल में कितने डाइन होते हैं। यहां पे डाइन सीजीएस मात्रक है बल का, जबकि न्यूटन बल का एमकेएस मात्रक है, और बल का आंकिक मान दिया हुआ है 1, तो आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। उद्देश्य समझ में आया? तो आगे देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि क्या है? बल, और बल का विमीय सूत्र कितना है आपको पता है, अभी अभी बताया था, m1 l1 और t-2, m1 l1 और t-2। तो यहां पर जो 1 1 और -2 है, यहां पर देखते हैं कि जो a है वो कितना है 1, यहां पर b है वो कितना है 1, और जो c है वो कितना है -2। ये अभी आपके काम आएगी। मैं टॉपिक का और न्यूमेरिकल दोनों का साथ में ही करवा रहा हूं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो F = m1 l1 t-2। इसके अंदर हम जब देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बल भौतिक राशि है तो बल को ही लेना पड़ेगा, तो A B C की वैल्यूज मैंने यहां पर लिख ली 1 1 एंड -2। ये आप अभी नोट करके रखें। ठीक है, चलिए इसको यहां से रफ करते हैं। ये पहला उद्देश्य पूरा हुआ हमारा। उद्देश्य क्या है? N2 की वैल्यू निकालना। अब मैं यहां पर समीकरण लिखता हूं, N1 U1 = N2 U2। तो आपको N1 की वैल्यू पता है, N2 की निकालनी है। तो N2 का समीकरण क्या बनेगा? N2 = N1 और U1, और बट्टा में कितना आ जाएगा? U2, U1 बट्टा में U2। अब जरा गौर करके देखिए, यहां पर जो U1 है, U1 क्या चीज है? मात्रक पद्धति, पहली मात्रक पद्धति, अर्थात एमकेएस की बात चल रही है। और U2 क्या है? दूसरी मात्रक पद्धति, अर्थात सीजीएस की बात चल रही है। अब मैं इसको कैसे ओपन करूंगा, देखिए, = N1। यहां पर मैं 3 ब्रैकेट लगाऊंगा। थोड़ा यहां जगह की कमी है तो यहां देख लेते हैं इसको। N2 = N1। यहां पर 3 ब्रैकेट लगाएंगे हम, एक M के लिए, एक L के लिए और एक T के लिए। चलिए, सबसे पहले यहां पर है U1, डिवाइड लगा देते हैं, एक U1 के लिए और एक U2 के लिए। तो जब हम देखेंगे U1 पहली मात्रक पद्धति है, तो पहली मात्रक पद्धति कौन सी है? एमकेएस। तो एमकेएस में आपको पता है यहां पर क्या लगेगा? M1, और लेंथ के लिए L1, और टाइम के लिए कितना लगेगा? T1, पहली मात्रक पद्धति है। उसी प्रकार U2 दूसरी मात्रक पद्धति है, उसके लिए क्या लगेगा? M2, L2 और T2। ठीक है, और जो अभी हमने पावर ली थी वो पावर यहां पर लगाएंगे, पावर A, पावर B एंड पावर C। समझ में आ गया? और ये पावर कहां से आएगी? हमारे दी गई भौतिक राशि की विमीय सूत्र से आएगा। जैसे आप दाब की बात करें तो दाब का आएगा, बल की बात करें तो बल की, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का विमीय सूत्र से ABC की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। N2 = N1, फिर से ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं। पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान किस में नापा जाएगा? किलोग्राम में, क्योंकि एमकेएस है। दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान किस में मापा जाएगा? सीजीएस, अर्थात ग्राम में। पहली मात्रक पद्धति में लेंथ मीटर में, और अगली मात्रक पद्धति में सेंटीमीटर में। टाइम सेकंड में, टाइम सेकंड में। अब यहां पे इनकी पावर लिख देते हैं।
कितनी लिख देते हैं, ए बी सी की वैल्यूज़। ए बी सी की वैल्यूज़ देखते हैं यहाँ पर कितनी थी, ए बी और सी। बल भौतिक राशि थी तो m1 l1 t - 2, m1 l1 और t - 2। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, m1 l1 t - 2। तो यहां पर लिख देते हैं 1 पावर 1 पावर 1 और पावर -2। आगे बढ़ते हैं। n2 = n1। आपको पता है n1 की वैल्यू कितनी थी, तो n1 की वैल्यू आपको पता है कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, 1 दी गई थी। n1 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 1। तो यहां पर लिख देते 1 मल्टीप्लाई। अब आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1000 बटा 1000 ग्राम बटा ग्राम, पावर 1, फिर से ब्रैकेट। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पावर कितनी है, 1। यहां पे आपको पता है सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 1 की पावर कितनी बचेगी, -2। आगे देखते हैं। n2 = 1 मल्टीप्लाई, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम MKS to CGS में जा रहे हैं, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 कितनी पावर बची है, 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी बची है, 3 मल्टीप्लाई। यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 है। यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई, और 1 की पावर -2 कितनी बनेगी, 1 ही बनेगी। तो 3 and 2 की टोटल कितनी हो जाएगी, 5। तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 5। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, क्योंकि आपको समीकरण बताई थी n1 u1 = n2 u2। तो n2 की वैल्यू कितनी बची है, 10 की घात 5। तो हम यहां पर समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर टू सेंटीमीटर में जा रहे हैं, MKS to CGS में जा रहे हैं, उसी प्रकार 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5 डाइन होते हैं, D/Ne। ये आप बुक में देखना, आप देखेंगे कि यही उत्तर है। तो 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन हमने प्रूफ किया। यहाँ पे न्यूटन बल का SI मात्रक या MKS मात्रक है, डाइन बल का CGS मात्रक है, n1 पहली मात्रक पद्धति में उसका आंकिक मान है 1, और 10 की घात 5 n2 उसका दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान है। तो इस न्यूमेरिकल से या इस टॉपिक में दोनों को हमने साथ में देख लिया कि इसमें भी आपके विमीय सूत्र या विमीय समीकरण उपयोग में आ रहे हैं, और इसकी सहायता से आप किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं या उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, विमीय समीकरण के 2 उपयोग पढ़े। पहला उपयोग था कि जितने भी भौतिक राशि के सूत्र हैं वो सही है या नहीं है, उनके सत्यता की जांच की हमने। और सेकंड में हमने एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में उसको ट्रांसफॉर्म किया या उसका आंकिक मान ज्ञात किया। एक उपयोग और भी है उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपके पहले और दूसरे जो टॉपिक हमने आज किए हैं, 2 एप्लीकेशन की है इसकी, इनसे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको आप घर पे ट्राई करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। धन्यवाद।